नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में हो रहे एग्जाम में 3 मार्च सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के प्रश्न के बारे में। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं, तो उस बात की चिंता आप लोग मत कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। हमारा पहला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भीलागना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो 9 जनवरी 1864 को सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी नामक एक अनुनाद सोसाइटी का गठन किया, जिसका लक्ष्य अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं की वैज्ञानिक पुस्तकों का उर्दू और हिंदी में अनुवाद करना था। पहली बैठक जनवरी 1864 में गाजीपुर के तत्कालीन कलेक्टर श्री एबी स्पेट की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा के सदस्यों का निर्धारण कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारत के संविधान में गतिरोध को तोड़ने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, जो कि अनुच्छेद 108 के माध्यम से बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में, लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के सभापति करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी उसका उद्देश्य क्या था। तो साल 1991 में आई आर्थिक नीति एएनपी का मकसद था आर्थिक विकास को बढ़ाना, गरीबी को कम करना, आय असमानताओं को कम करना, विदेशी निवेश को बढ़ाना और मुद्रास्फीति को कम करना, आर्थिक स्थितीकरण करना, बाजार अर्थव्यवस्था बनाना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ाना, और भी इसके कई सारे जो मुख्य लक्ष्य थे। इस नीति को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसे पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक संकट के जवाब में 24 जुलाई 1991 को लागू किया था। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी बढ़ा, भारत निवेश के लिए आकर्षक जगह बना और रोजगार भी इससे बढ़ने लगा, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। इसके नकारात्मक प्रभाव ये था कि इसमें कृषि की हिस्सेदारी घरेलू उत्पाद में घट चुकी थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की राजकुमारी को महारानी की उपाधि कब मिली। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को साल 1876 में भारत की महारानी की उपाधि मिली थी। यह उपाधि उन्हें रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के जरिए मिली थी, और इस उपाधि को कैंसर ए हिंद भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि माना जाता था कि इसी दिन से भारत के हृदय में कैंसर उत्पन्न हो चुका था। ठीक है, जब से ब्रिटेन की राजकुमारी महारानी बनी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून पोंगल त्यौहार कब मनाया जाता है। तो कानून पोंगल
पोंगल त्योहार का आखिरी दिन होता है। यह त्योहार आमतौर पर 17 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से तमिलनाडु और कुछ अन्य दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जाता है। और पोंगल त्योहार के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि पोंगल त्योहार 4 दिनों का चलता है। पोंगल त्योहार की शुरुआत आमतौर पर 14 या 15 जनवरी को होती है। पोंगल त्योहार के 4 दिनों के नाम ये हैं, जैसे पहला दिन को बोलते हैं भोंगी पोंगल, दूसरे दिन को बोलते हैं थाई पोंगल, तीसरे दिन को मुट्टू पोंगल और चौथे दिन को कानुम पोंगल। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप सोकात्रा है। यह 4 द्वीपों के एक छोटे से द्वीप समूह का हिस्सा है। यह हॉर्न अफ्रीका के करीब 240 किलोमीटर पूर्व और अरब प्रायद्वीपीय से 300 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अरब सागर के कुछ और अन्य द्वीप देख लीजिए, जैसे कि मसीरा द्वीप ओमान में, अस्तोला द्वीप पाकिस्तान में, लक्षद्वीप भारत में। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ERNET का उपयोग कहाँ होता है? तो ERNET एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क का इस्तेमाल शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में होता है। यह एक नेटवर्क है जो स्थलीय और उपग्रह आधारित होता है। ERNET की मदद से शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को ICT की सुविधा मिलती है। ठीक है, और इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को ICT की सुविधा मिलती है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी विश्वसनीय और तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए डोमेन पंजीकरण की सुविधा मिलती है और वेब होस्टिंग की सुविधा भी इसमें आपको मिल जाती है। गाइज, एक हमारा क्वेश्चन नामीजी फूला कोयला खदान करके पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन हमें करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको इसका राइट जो क्वेश्चन वो पता है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, ताकि हम इसको सुधार पाएं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो वोल्टेज होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। और वोल्टेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि वोल्टेज को विभवांतर भी कहा जाता है। वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। वोल्टेज की इकाई जूल प्रति कूलाम के बराबर भी होती है। ठीक है, वोल्टेज का नाम इटली के भौतिक विज्ञानी एल्सडार्दो वोल्टा के सम्मान में रखा गया था। ठीक है, वोल्टेइक पाइकल का आविष्कार करने वाले अल्साद्रो वोल्टा को पहली रासायनिक बैटरी का आविष्कारक भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है एम्पियर के बारे में। तो एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। ठीक है, ये यूनिट तो आपको पता ही होंगी, SI। और इसे A से प्रदर्शित किया जाता है। जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में प्रभावित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, और धारा का सूत्र होता है V बराबर IR। ठीक है, यहाँ से V वोल्टेज है, I धारा है और R प्रतिरोध है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करके था कि पीपल के पत्ते पर बारिश की बूंदें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 19 क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी है और भारत के किसी भी हिस्से में बसने की आज़ादी है जैसे अधिकार का प्रावधान है। यह अनुच्छेद भाग 3 में है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि जो हमारी मीडिया होती है ना, प्रेस, उसकी स्वतंत्रता भी इसी में है। ठीक है, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होने की, यानी ग्रुप बनाने की आपको अपनी जो भी है वो स्वतंत्रता है। ठीक है, और संघ, यूनियन, सहकारी समितियां बनाने की आज़ादी है। भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की आज़ादी है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये सभी आर्टिकल 19 में ही है। और एक हमारा क्वेश्चन खिजर खान से पूछा हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी हमें करेक्ट नहीं मिल पाया। वैसे खिजर खान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि ये सैद वंश का संस्थापक था। ठीक है, वे तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के अधीन मुल्तान के गवर्नर भी रहे थे। खिजर खान ने 28 मई 1414 से 20 मई 1421 तक दिल्ली पर राज भी किया था। ठीक है, और एक संविधान संशोधन से पूछा हुआ था, 5वां संविधान संशोधन,
और 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, इनसे भी ऐसे करके हुए क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको जितने भी क्वेश्चन हमें नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यही थे यार आपकी सेकंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो कमेंट कर दीजिए पीडीएफ, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।